हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। पिछले एपिसोड में क्या धमाका हुआ था याद है ना। एंशिएंट ट्री और 3 सेलेस्टियल गार्डियंस ने मिलकर डार्क किंग को फाइनली सील कर दिया था। सबको लगा था कि बस गेम ओवर, डार्कनेस हमेशा के लिए खत्म। सबने सोचा था कि फाइनली शांति आ गई, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन था। अचानक एक हॉरिफाइंग सीन, सी हॉर्स गार्डियन का सर एक ही ब्रूटल स्ट्राइक में धड़ से अलग हो जाता है। पूरा बैटलफील्ड शॉक में जम जाता है और उसी पल सील टूट चुकी थी और डार्क किंग वापस आ चुका था। एलिफेंट और ड्रैगन ने बिना डरे डायरेक्ट क्लैश किया। एल्डर पैंडा भाई ने भी अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन इस बार डार्क किंग पहले से कई गुना ज्यादा टेरिफाइंग था। वो अपने ब्लैक बेयर फॉर्म एक और भी ज्यादा मॉन्स्ट्रस और अनस्टॉपेबल फॉर्म में आ चुका था। उसकी पावर इतनी ओवरवेलमिंग थी कि सब गार्डियंस एक एक करके जमीन पर गिरा दिए गए। उनकी हालत देखकर समझ आ रहा था ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है। और फिर सबसे डार्क मोमेंट, डार्क किंग ने उन सबको अपनी अंधेरी अबिस में अब्सॉर्ब कर लिया और उसके बाद उसकी नजर पड़ती है शाओ लिंग पर। वो फाइनल अनाहिलेशन स्ट्राइक लॉन्च करता है, लेकिन लास्ट सेकंड पर एंशिएंट ट्री अपनी रूट्स और एनर्जी के साथ इंटरवीन करा था और शाओ लिंग को बचा लिया था। ये सिर्फ शुरुआत थी, असली विनाश अब शुरू होने वाला था। दोस्तों, कहानी में एक बहुत ही इमोशनल मोड़ आता है। शाओ लिंग ने जैसे ही उस एंशिएंट ट्री की बातें सुनी, उसके दिल में एक अजीब सी बेबसी और हिचकिचाहट महसूस हुई। वो पीछे नहीं हटना चाहती थी, पर भाई एंशिएंट ट्री तो जैसे जिद पर अड़ा था। उसने बहुत ही रेजोल्यूटली, मजबूत इरादे से जोर देते हुए कहा कि वो किनारे हट जाए, यहां तक कि वो चिल्ला पड़ा, रिट्रीट नाउ, अभी के अभी पीछे हटो। अब शाओ लिंग के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसने सोचा कि इस लड़ाई में अभी तक वो पूरी तरह हारी नहीं है। वो रिट्रीट तो नहीं करना चाहती थी, पर वो ये भी अच्छी तरह जानती थी कि जब सामने डार्क किंग जैसा कोई फाइनल बॉस हो तो वहां कोई कोने में दबने जैसा कुछ नहीं होता। वहां सिर्फ इंस्टेंट डेथ होती है, और दुश्मन को तो एहसास भी नहीं होगा कि उसने कब सामने वाले को खत्म कर दिया। यही वजह थी कि वो एंशिएंट ट्री इतनी एडमेंटली, शिद्दत के साथ उससे तुरंत रिट्रीट करने की डिमांड कर रहा था। लेकिन तभी डार्क किंग ने ये सब सुन लिया। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, हे एंशिएंट ट्री, क्या तुम इतने डर गए हो कि ये छोटी बच्ची मर जाएगी? उसी पल डार्क किंग का पूरा रूप पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और जालिम हो गया। उसके उस वन आइड ब्लैक बियर फॉर्म से अंधेरे का एक गहरा समंदर लगातार निकल रहा था। लेकिन तभी सू सिर्फ एक तेज हवा की आवाज आई और एंशिएंट ट्री बिजली की रफ्तार से उसके सामने आ गया। उसने एक जोरदार पंच मारा और चिल्लाया, यू बास्टर्ड, शट अप। भाई, वो एकदम साफ अपरकट था जो सीधा ठुड्डी यानी चिन पर लगा, एक जबरदस्त क्रिटिकल स्ट्राइक। पर हैरानी की बात देखो, डार्क किंग उससे भी ज्यादा फास्ट निकला। उसने अपने चमकते हुए पंजों का इस्तेमाल करके पलटकर हमला किया और एंशिएंट ट्री के उस हाथ को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। डार्क किंग के चेहरे पर एक गंदी सी जीत वाली खुशी थी। उसे लगा कि इस नए रूप में करीब से लड़ने में उसे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया है। एंशिएंट ट्री का हाथ तो टुकड़े टुकड़े हो चुका था, पर अब उसे किसी भी चीज से हैरानी होने वाली नहीं थी। जैसे ही उसने ये रूप देखा था, वो समझ गया था कि इसकी ताकत कितनी खौफनाक है। ये टेक्निक शरीर के जरिए एनर्जी को इस्तेमाल करने के एक ऐसे तरीके पर काम कर रही थी जो हर हमले को असली ताकत से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। इससे पहले कि एंशिएंट ट्री अपना हाथ दोबारा ठीक कर पाता, उसने तुरंत अपनी जड़ों का इस्तेमाल किया और उन्हें वुडन ड्रैगन्स में बदलकर दुश्मन पर हमला बोल दिया। पर डार्क किंग, वो तो मजे ले रहा था। उसने बड़े आराम से 8 बार अपने क्लॉस चलाए और उन ड्रैगन्स को गाजर मूली की तरह काट दिया। अब उसे एंशिएंट ट्री की इस ताकत का कोई डर नहीं था। दोस्तों, अगर उसका पहला रूप एक जादूगर जैसा था, तो ये वाला रूप एक असली योद्धा का था। एंशिएंट ट्री की वो मजबूत जड़ें भी उसके तेज पंजों के आगे आसानी से कटती जा रही थीं। ये देखकर एंशिएंट ट्री ने गुस्से में कहा, डैम यू। उसे एहसास हो गया था कि अब लड़ाई का तरीका पूरी तरह बदल चुका है और उसकी पुरानी सारी चालें अब यूजलेस हो गई हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका डिफेंस और एक्सटिंक्शन, द फाइनल स्टैंड। दोस्तों, अब जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। डार्क किंग के हमले इतने पावरफुल हो चुके थे कि उसके पुराने फॉर्म से इसकी कोई तुलना ही नहीं थी। अचानक डार्क किंग की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और पूरे इलाके में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। उसने ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण को आजाद कर दिया था।
एक इतनी जबरदस्त ताकत जिसने एंशिएंट ट्री के शरीर को जमीन की तरफ खींचना शुरू कर दिया। भाई, ये हमला ऑक्स गीमन के हमले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। एंशिएंट ट्री के पैर जमीन में धंसने लगे और मिट्टी फटने लगी, यहां तक कि उसके शरीर के वो हिस्से जो मजबूती से जुड़े नहीं थे, वो इस भयानक ग्रेविटी की वजह से टूटकर गिरने लगे। एंशिएंट ट्री खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो एक बार जमीन पर गिर गया तो डार्क किंग उसे खत्म करने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। एंशिएंट ट्री को अभी भी खड़ा देखकर डार्क किंग ने अपना अगला अल्टीमेट स्किल इस्तेमाल किया, द ब्रेथ ऑफ द ड्रैगन किंग। दोस्तों, ये आम ड्रैगन की आग नहीं की। जहां आम आग तबाही मचाती है, ये हमला कम जगह घेरता है, पर जो इसकी चपेट में आ जाए उसका बचना नामुमकिन है। एंशिएंट ट्री ये बात जानता था और उसे इसे रोकना ही था। तभी हुआ एक धमाका। डोमिनियन ऑफ लाइट का इस्तेमाल किया गया। आसमान से एक चमकदार सुनहरी किरण यानी गोल्डन बीम सीधे डार्क किंग पर आ गिरी। उसका शरीर जगह जगह से फटने लगा। भाई, डार्क किंग के लिए रोशनी सबसे जानलेवा चीज है। हालांकि उसने अपने मजबूत डिफेंस से खुद को बचा लिया, पर उसे दर्द बहुत तगड़ा हुआ था। एंशिएंट ट्री को पता था कि रोशनी पर ग्रेविटी का असर नहीं होता, इसलिए उसने इस हमले का सही इस्तेमाल किया। मजे की बात तो देखो दोस्तों, जब एंशिएंट ट्री इंसान था, उसने कभी अपनी फिजिक्स की क्लास मिस नहीं की थी, और इसी बात ने डार्क किंग को पागल कर दिया। वो चिल्लाया, लानत है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इंसानी विज्ञान यानी साइंस की इतनी जानकारी है। गुस्से में उसने अपना सिस्टम खोला और एक नई स्किल खरीदी जिसका नाम था एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन, सिर्फ नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आसमान से हजारों मीटर बड़ा एक जलता हुआ पत्थर यानी मीटियोर तेजी से नीचे आ रहा था। भाई, ये बिल्कुल वैसा ही नजारा था जिसने करोड़ों साल पहले डायनासोर को खत्म कर दिया था। एंशिएंट ट्री ने ऊपर देखा, तपिश बढ़ती जा रही थी और वो मौत का पत्थर जमीन से सिर्फ 1000 मीटर दूर था। उसके पास फैसले के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स थे। डार्क किंग की आवाज फिर गूंजी, अब चुन लो, या तो भाग जाओ या अपनी प्रजा के साथ यहीं मर जाओ। पर एंशिएंट ट्री बिल्कुल शांत था। उसने जवाब दिया, मुझे इतना कमजोर मत समझो, मरते दम तक लड़ूंगा। उसका पूरा शरीर एक सुनहरे ऑरे से चमकने लगा और उसने जाइगेंटिफिकेशन यानी विशाल रूप का इस्तेमाल किया। अब एंशिएंट ट्री बंकर से भी बड़ा हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथ उस राक्षसी पत्थर को रोकने के लिए ऊपर उठाए। अगर वो फेल हुआ तो पूरा इलाका राख बन जाएगा। जानवर अपनी लड़ाई छोड़कर थर थर कांपने लगे थे। तभी एंशिएंट ट्री ने एक गगनभेदी दहाड़ लगाई और अपनी 9 विशाल जड़ें यानी 9 मैसिव रूट्स सीधे उस जलते हुए पत्थर की तरफ छोड़ दीं। पूरा आसमान और भाई, क्या सीन है, मतलब एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला। दोस्तों, नजारा इतना खौफनाक था कि जमीन बुरी तरह कांपने लगी। उस मीटियोर का दबाव इतना ज्यादा था कि आसपास का हर जीव टुकड़ों में बंटने वाला था। पर एंशिएंट ट्री ने हार नहीं मानी। अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए वो चिल्लाया, मैं तुम्हें इस प्लैनेट को तबाह नहीं होने दूंगा। जैसे ही वो मीटियोर बंकर से टकराया, एक अंधा कर देने वाली रोशनी पैदा हुई जो मीलों दूर से देखी जा सकती थी। उसके नीचे खड़ा एंशिएंट ट्री हार मानने को तैयार नहीं था। उसकी चीखें लगातार गूंज रही थीं और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा मानो धरती खुद फट रही हो। चारों तरफ दहकते हुए पत्थर गिरने लगे। हजारों जानवर एक पल में कुचल गए। ये मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर के खत्म होने के वक्त हुआ होगा। जनरल कैंगरू ये सब देखकर दंग रह गया। उसकी 9 टेल फॉक्स के साथ लड़ाई बीच में ही रुक गई। चिंग चोंग अपनी अर्थ एलिमेंट कंट्रोल से खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी करने लगा, पर वो दीवारें भी तिनकों की तरह टूट रही थीं। तभी चीजी ने ऊपर से देखा कि तबाही का मंजर क्या है। बंकर के पास से एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण आसमान की तरफ निकली। चीजी ने दांत पीसते हुए कहा, कितनी भयानक स्पिरिचुअल पावर है। दोस्तों, शुरुआत से ही डार्क किंग ने अपनी एनर्जी से सबको ढका हुआ था, इसलिए कोई एंशिएंट ट्री की असली पावर महसूस नहीं कर पाया। पर अब बंकर टूटने के बाद वो पावर इन्फिनिट यानी अनंत लग रही थी। धूल और धुएं के बीच कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। थंडर ड्रैगन की सांसें फूल रही थीं। उसने अपने दुश्मन यानी अपने ही बाप को ढूंढा, और जो उसने देखा उसने उसका दिल तोड़ दिया। उसका पिता मलबे और जलते हुए पत्थरों के बीच मरा हुआ पड़ा था।
पर्पल साइथ ने चालाकी से लड़ाई के दौरान काले ड्रैगन के पंख काट दिए थे, जिस वजह से वो उस मीटी और शावर से भाग नहीं पाया। थंडर ड्रैगन अपने पिता के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगा, पर उसके पिता की आंखें खुलीं। वो अब खून की तरह लाल नहीं थीं, बल्कि एक आम ड्रैगन जैसी शांत आंखें थीं। शायद वो डार्क किंग के कंट्रोल से आज़ाद हो चुका था। उसने कांपती आवाज में धीरे से कहा, क्या तुम मेरे बेटे हो? तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी मां से कितनी मिलती है? तुम अब बहुत बड़े हो गए हो। दोस्तों, उस काले ड्रैगन ने ये शब्द कहते ही अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी आखिरी सांस ली। वो एक अच्छा पिता था, जिसने अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी देने के लिए सब कुछ किया। कैंगरू के मुताबिक वो ड्रैगन खुद को एक राजा के तौर पर स्थापित करना चाहता था, पर उसे ऑस्ट्रेलिया ने शिकार कर लिया। उसने अपने अंडे इंसानों को सौंपे थे, इस उम्मीद में कि उसके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। इंसानों जैसी भावनाएं रखने वाले ड्रैगन गहराई से महसूस कर सकते थे। थंडर ड्रैगन रोने लगा। ये उसके पिता के आखिरी शब्द थे, और भले ही उसका पिता डार्क किंग के कंट्रोल में था, फिर भी थंडर ड्रैगन अपने अंदर एक पिता के प्यार की गर्माहट महसूस कर पा रहा था। पिता और बेटे का रिश्ता वाकई बहुत गहरा होता है। थंडर ड्रैगन की सिसकियां तेज होती गईं, आंसू और नाक बहने लगे, और उसकी भयानक दहाड़ पूरे आसमान में गूंज उठी। इधर बंकर के पास धूल काफी हद तक बैठ चुकी थी। सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था, जिससे धुआं निकल रहा था। शाओलिंग उस गड्ढे के पास पहुंची, अपने गुरु को आवाज लगाते हुए। उसका दिल एक ऐसी चिंता से भरा था जिसे बयान करना मुश्किल था। ये नजारा उसे मिस्टी माउंटेन के उस दिन की याद दिला गया, जब इंसानों ने एटम बम गिराया था। तब शाओलिंग हताश होकर मर गई थी, पर एंशिएंट ट्री के सिस्टम की वजह से सब कुछ ठीक हो गया था। पर यह बार अलग थी। एंशिएंट ट्री अभी भी वहीं था, हालांकि उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका आधा शरीर फट चुका था और वो अपने असली रूप में आ चुका था। डार्क किंग ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने अपना नया कॉम्बो इस्तेमाल किया, रेड लोटस के साथ ब्लेजिंग बॉडी। ये चीजी पांडा की अल्टीमेट टेक्निक थी। वो सुपरसोनिक स्पीड, आवाज की रफ्तार से भी तेज आगे बढ़ा। उसका इरादा एंशिएंट ट्री को एक ही वार में धूल में मिला देने का था। उसकी रफ्तार ने एंशिएंट ट्री को भी हैरान कर दिया। ये बहुत तेज था। उसका शरीर अभी तक ठीक नहीं हुआ था, तो एंशिएंट ट्री कैसे बच पाता? पलक झपकते ही डार्क किंग उसके ठीक सामने था, गरजते हुए और पूरी ताकत से हमला करते हुए। पर एंशिएंट ट्री को कम नहीं आंका जा सकता था। उसने अपने बचे हुए हाथ का इस्तेमाल किया और अपने शरीर में मौजूद सारी लाइटनिंग एलिमेंट को एक तेज धारदार ब्लेड में बदल दिया। उसने सीधे दुश्मन की आंख में वार किया। हमला इतना जबरदस्त था कि डार्क किंग का शरीर दूर जा गिरा। एंशिएंट ट्री भी अपने हमले की वजह से पीछे हटा और उसने देखा कि डार्क किंग अभी भी खड़ा है, गुस्से और भयंकर आवाज में चीख रहा है। वो वाकई एक खून का प्यासा मॉन्स्टर था। उसकी एक आंख अब दो हिस्सों में बटी हुई थी। डार्क किंग चिल्लाया, किसी भी तरह इस दुनिया का अंत होगा और तुम इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, डार्क किंग की ठंडी और कड़वी आवाज गूंजती है, आज नहीं तो कल सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम इसे नहीं रोक सकते एंशिएंट ट्री। मैं तो बस इंसानियत को इस दुनिया से मिटाना चाहता हूं। भाई, ये आदमी वाकई बहुत शातिर था। वो एक ऐसी सच्चाई बोल रहा था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, कि हर चीज एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। जैसा कि बुद्धिज्म में भी सिखाया गया है, हर चीज बनती है, रहती है और फिर विनाश की तरफ बढ़ती है। वो ये बातें इसलिए कर रहा था ताकि एंशिएंट ट्री की लड़ने की हिम्मत को कमजोर कर सके। सच तो ये था दोस्तों कि इस भयानक लड़ाई के बाद एंशिएंट ट्री के एवोल्यूशन पॉइंट्स लगभग खत्म हो चुके थे। एंशिएंट ट्री ने पलटकर जवाब दिया, तुम इंसानों को इसलिए मारना चाहते हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें कैद किया था? उस वक्त आसमान से राख या बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। ये सवाल सुनकर डार्क किंग की आंखों में एक पल के लिए उदासी छलक उठी, जैसे वो कहीं खो गया हो। पर फिर वो चिल्लाया, तुम नहीं समझोगे और मैं तुम्हें बताऊंगा भी नहीं। तभी डार्क किंग ने एक बहुत गहरा सवाल पूछा, एंशिएंट ट्री, क्या तुम वाकई इंसानों पर अपने दिल से भरोसा करते हो? ये सुनकर एंशिएंट ट्री, जिसका आधा शरीर पहले ही टूट चुका था, बिल्कुल सुन्न रह गया। सच तो ये था दोस्तों कि एंशिएंट ट्री खुद इंसानों पर भरोसा नहीं करता था। वो जानता था कि इंसान धोखेबाज, चालाक और स्वार्थी होते हैं, जिन्होंने उसे कई बार मौत के मुंह में धकेला था। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। डार्क किंग का सब्र जवाब दे गया और वो गुस्से में दहाड़ा,
मैं इंसानों को कभी माफ नहीं करूंगा। वो लालची और घटिया हैं। मेरी नफरत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वो चिल्लाता रहा। वो डरपोक, घमंडी, कमजोर और जाहिल मूर्ख है। इधर पूरी इंसानियत अब मौत के साये में किसी करिश्मे का इंतजार कर रही थी। शिया एआई भी चिंता में चीजी का नाम पुकार रही थी। तभी डार्क किंग की आवाज अचानक बदल गई। वो आवाज ऐसी थी मानो हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। मैं आज सिर्फ इसलिए जिंदा हूं ताकि इस दुनिया को तबाह कर सकूं। उसका दाहिना हाथ बदलने लगा और उसमें से काली ऊर्जा यानी डार्क एनर्जी निकलने लगी। फिर उसके सिर के ऊपर चांद दिखाई देने लगा। नहीं दोस्तों, ये कोई नकली चांद नहीं बल्कि असली चांद था। पर वो खूबसूरत चांद अब खून की तरह लाल हो चुका था। आखिर वो करने क्या वाला था? डेजर्ट और यंग चीफ्टन खौफ से कांप रहे थे क्योंकि डार्क किंग की स्पिरिचुअल पावर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी थी। उले और उसकी छिपकलियां जमी की जमी रह गईं। चीन के टॉप एक्सपर्ट्स भी बस दूर से देख रहे थे क्योंकि इन दो फाइनल बॉसेस की लड़ाई में दखल देना नामुमकिन था। स्पेस सेंटर्स में मौजूद लोग चीख पड़े, ये वाकई धरती का चांद है और ये बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही ये खुलासा हुआ, फेडरल चाइना के चेयरमैन और मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की डायरेक्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। डायरेक्टर खौफ में चिल्ला पड़ी, क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? उधर चेयरमैन गुस्से और हैरानी में थे। क्या वो डार्क किंग धरती के साथ खुद भी मरना चाहता है? जी हां दोस्तों, चांद धरती के 80% करीब आ चुका था। इतने भारी चांद को खींचने वाली ग्रेविटी इतनी खतरनाक थी कि अगर टक्कर हुई तो धरती अपनी धुरी से बाहर निकल जाएगी और पूरी दुनिया से जीवन का नामो निशान मिट जाएगा। शाओलिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो आसमान में वो खूनी लाल चांद मौत की तरह बड़ा होता जा रहा था। एंशिएंट ट्री गुस्से में दहाड़ा, क्या तुम सब कुछ ऐसे ही खत्म करना चाहते हो? डार्क किंग ने बड़ी ही बेशर्मी और जीत की खुशी में चिल्लाकर कहा, हाँ, यही मेरा प्लान है। अब धरती से टकराने में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इतनी देर में मार पाओगे? एंशिएंट ट्री ने चांद को देखा और उसे समझ आ गया कि हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। तभी जूम, एक नीली रोशनी एंशिएंट ट्री के बगल से गुजरी। क्या कोई हमलावर था? नहीं, वो थंडर ड्रैगन था जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए सीधे मौत के मुंह में कूद रहा था। एंशिएंट ट्री ने उसे रोकने के लिए आवाज दी, पर बहुत देर हो चुकी थी। थंडर ड्रैगन ने डार्क किंग पर अपनी पूरी ताकत से थंडर ब्रेथ छोड़ दी, पर डार्क किंग ने एंशिएंट ट्री की ही तकनीक विलो लीफ ब्लेड का इस्तेमाल किया और एक ही वार में थंडर ड्रैगन के 2 टुकड़े कर दिए। वो उसे जिंदा निगलने ही वाला था कि तभी एक अनप्रत्याशित रक्षक सामने आया, शाओलिंग। उसने अपने 2 समन्स एशियन ड्रैगन और पर्पल सेंटिपीड के साथ मिलकर डार्क किंग पर जोरदार हमला किया। पर डार्क किंग कहाँ रुकने वाला था? उसने एक भयानक बैंगनी और सफेद रंग की स्पिरिचुअल एनर्जी का गोला अपने मुंह में तैयार किया, जो काली बिजली के साथ कड़क रहा था। इतने करीब से शाओलिंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पर दोस्तों, जब तक एंशिएंट ट्री जिंदा है, शाओलिंग को कुछ नहीं हो सकता। अचानक एक विशाल मुक्का सीधा डार्क किंग के मुंह के अंदर जा लगा और उस एनर्जी के गोले को वहीं खत्म कर दिया। एंशिएंट ट्री ने सिर्फ चंद सेकंड्स में खुद को रीजनरेट कर लिया था और अब उसके शरीर पर लावा जैसी धारियां चमक रही थीं। डार्क किंग ठहाका मारकर हंसा। तो तुम्हारे टूटे हुए दिल ने तुम्हें नई ताकत दे दी, क्यों? है ना एंशिएंट ट्री? अब एंशिएंट ट्री का शरीर लकड़ी का नहीं लग रहा था, बल्कि दोस्तों, नजारा एकदम बदल चुका था। एंशिएंट ट्री का शरीर अब लकड़ी का नहीं बल्कि मेटल किंग की तरह पूरी तरह धातु यानी मेटल में बदल गया था। याद है ना, एंशिएंट ट्री ने मेटल हार्ट को अपने अंदर सोख लिया था और इसीलिए डार्क किंग उसे ब्रोकन हार्ट कहकर चिढ़ा रहा था। एंशिएंट ट्री ने गरजते हुए कहा, सबसे बेहतरीन खेल वही है जिसमें अपनी जान दांव पर लगाकर किसी की रक्षा की जाए। इतना कहते ही उसने फौरन एक स्पेस पोर्टल खोला और शाओलिंग और थंडर ड्रैगन को उसके अंदर धकेल दिया। शाओलिंग अपने मास्टर का नाम पुकारती रह गई,
वो मौत से नहीं डरती थी, उसे डर तो इस बात का था कि उसके मास्टर की जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में वो उनके साथ नहीं थी। उस स्पेस के अंदर चमत्कार हुआ। ताज़ा और चमकदार पौधे तेजी से उगने लगे और देखते ही देखते वो जगह एक इमरजेंसी रूम बन गई। जड़ों ने थंडर ड्रैगन के कटे हुए हिस्सों को जोड़कर उनमें नई जान फूंकना शुरू कर दिया। शाओलिंग ये देखकर दंग रह गई कि उसके मास्टर के पास ऐसा जादुई तरीका भी है। तभी एक मीठी सी आवाज आई, यो, तुम भी यहां हो? दोस्तों, ये मरमेड क्वीन थी। उसने ताना मारते हुए कहा, शर्म की बात है, तुम दुम दबाकर भाग आए। शाओलिंग ने शांति से जवाब दिया, हम हारे नहीं हैं। लेकिन क्वीन ने एक डराने वाली बात कही, क्या तुम्हें पता है कि इस जगह की वाइटैलिटी यानी जीवन शक्ति कम हो रही है? इसका मतलब है कि तुम्हारे मास्टर कमजोर पड़ रहे हैं। ये सुनकर शाओलिंग बेचैन हो गई। उसे पता था कि बाहर उसके मास्टर अपनी आखिरी हद तक लड़ रहे हैं। बाहर का नजारा देखो, एंशिएंट ट्री अब एक दानव जैसा लावा एंटिटी बन चुका था। वो चिल्लाया, मैं तुम्हें ये धरती तबाह नहीं करने दूंगा। डार्क किंग ने एक भयानक काला बवंडर छोड़ा जो किसी भी कवच को चीर सकता था, पर एंशिएंट ट्री कमजोर नहीं था। उसे पता था कि यह हमला पानी से बना है, इसलिए उसने आइस एज तकनीक का इस्तेमाल किया और उस बवंडर को वहीं जमा दिया। दोस्तों, ये शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल है कि डार्क किंग भी फ्रीज हो गया। पर डार्क किंग ने डार्क शॉक से उस बर्फ को चकनाचूर कर दिया। धमाके के साथ काली ऊर्जा की किरणें हर तरफ से एंशिएंट ट्री पर बरसने लगीं। एंशिएंट ट्री के हाथ उड़ गए, पर उसने पलक झपकते ही उन्हें रीजनरेट कर लिया। फिर उसने अपनी आखिरी चाल चली, डिसेंट ऑफ द एंशिएंट फॉरेस्ट। एक घना जंगल पैदा हुआ जिसने डार्क किंग को जकड़ लिया। लड़ाई की रफ्तार डरा देने वाली थी। एंशिएंट ट्री जानता था कि वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत अपने दाहिने मुक्के में लगा दी। उसकी जड़ों ने उसे 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड यानी आवाज से 10 गुना तेज की रफ्तार से आगे धकेला। हजारों टन वजन का वो मुक्का सीधा डार्क किंग के शरीर के आर पार हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि डार्क किंग का शरीर बिखर गया और सिर्फ उसका कोर, असली रूप बाहर निकल आया। डार्क किंग सन्न रह गया। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। पर एंशिएंट ट्री यहां नहीं रुका। उसने अपना हाथ पीछे खींचकर अपनी पावर को और बढ़ाना शुरू किया। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में जल रहा था। वो चिल्लाया, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। जब अंधेरा अपनी हद पार करता है, तब एक नया युग शुरू होता है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगला पार्ट में सच सामने आएगा और जो होगा वो सब कुछ बदल देगा। तैयार रहना, मैं वापस आऊंगा नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so good. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin.
I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now.